हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सीसी एकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एचपी टेट, टीजीटी कमीशन एंड अदर बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है केपलर्स लॉ। तो सबसे पहले केपलर ने ये बताया था कि जो प्लेनेट का मोशन होता है अराउंड द सन वो कैसा रहेगा। उसके लिए उन्होंने 3 लॉज दिए हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है आपका? हाँ जी, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलता है कि ईच प्लैनेट revolve around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. Each planet revolve around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. क्या मतलब हुआ? प्रत्येक प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन। किस एलिप्टिकल और किस शेप में करेगा? एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल शेप में वो मूव करेंगे प्लैनेट विद सन कहाँ पे होगा? सन एट वन ऑफ द फोकाई, सन 2 फोकस में से किसी एक पे होगा। तो देखिए कैसे है ये, जैसे कि अगर आपके पास ये है, आपके पास एलिप्टिकल शेप, ओके। तो एलिप्टिकल शेप में क्या होता है, एक एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मेजर एक्सिस। और एक एक्सिस होती है ये, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ओके, एक है मेजर एक्सिस, एक है माइनर एक्सिस। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 फोकस होते हैं, एक F1 ले लिया, एक F2 ले लिया। ये आपका F2 है और ये आपका F1 है। तो क्या बोल रहा है ये लॉ ऑफ ऑर्बिट? क्या बोलता है कि प्रत्येक प्लेनेट, मान लो प्लेनेट मैंने यहाँ पे ले लिया P, तो प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन। अब सन क्या करना है, इन दोनों फोकस में से किसी एक पे लेना है। तो सन मैंने ले लिया F1 पे। तो क्या बोला, अब देखो इस लॉ को पढ़ो। P ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमेंगे हर एक प्लेनेट, ठीक है, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल शेप में विद सन। सन कहाँ होगा? सन एट वन ऑफ द फोकाई, मतलब या तो F1 पे होगा या F2 पे होगा। तो ये था आपका क्या, लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है बात? अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आती हैं। सबसे पहले जो आती है वो है आपका, हाँ जी, सबसे पहली टर्म जो रहेगी आपकी पेरिहिलियन। हाँ जी, तो पेरिहिलियन क्या होता है आपका? पेरिहिलियन, हाँ जी, पेरिहिलियन हो गया। हाँ जी, जब ये प्लेनेट रिवॉल्व करता हुआ कहाँ पहुँच जाए, पॉइंट ए पे पहुँच जाए। ये पॉइंट बी ले लिया मैंने यहाँ पे। जब ये प्लेनेट पी रिवॉल्व करता हुआ कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पे पहुँच जाए। क्लियर? प्लेनेट की जगह अगर मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे साथ में अर्थ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अर्थ ले लिया, अर्थ कहाँ पहुँच गया? ए पॉइंट पे पहुँच गया आपका अर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पेरिहिलियन होता है वो क्या हो गया? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड पेरिहिलियन। स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट इज कॉल्ड पेरिहिलियन। क्लियर? अब क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि बताइए कब जो है सन और अर्थ सबसे पास में होते हैं, किस दिन होते हैं? डेट पूछी जाती है तो याद रखेंगे 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या होगा, जो सन और अर्थ है वो सबसे क्लोज होंगे, ठीक है, एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे 3 जनवरी को। याद रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट ऐसे ही। क्लियर। अब सेकंड यहाँ से पॉइंट है
वो क्या है आपके पास, ये तो हो गया आपका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए। अगर आपसे कुछ बोला जाए, अगर लार्जेस्ट डिस्टेंस देखा जाए सन और अर्थ के बीच, तो उसको बोलते हैं आप एपीहीलियन। एपीहीलियन, तो एपीहीलियन क्या हुआ आपका, हाँ जी। अब ये रिवॉल्व करती हुई अर्थ आपकी कहाँ पहुंच जाए, पॉइंट बी पे पहुंच जाए। पॉइंट बी पे अगर ये पहुंच जाएगी तब सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। तो एपीहीलियन क्या हुआ, लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एपीहीलियन। तो एपीहीलियन क्या हुआ, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको क्या बोलते हैं, एपीहीलियन। क्लियर। अब डेट अगर पूछी जाए कि कब जो है अर्थ और सन के बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस कब होता है, तो आपने याद रखना है 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो रहता है आपका क्या रहता है, लार्जेस्ट डिस्टेंस रहता है किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में। क्लियर है बात। ये था आपका। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, अगर आपसे पूछ लिया है किसके रिगार्डिंग, अर्थ की सैटेलाइट के रिगार्डिंग अगर आपसे पूछ लिया है कि अर्थ की सैटेलाइट, ठीक है, इन केस ऑफ अर्थ सैटेलाइट, तो आप पेरिहीलियन को बोलेंगे पेरिगी। अब पेरिगी क्या है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ जो है वो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, तो जब वो सबसे पास होती हैं तब क्या बोलेंगे, पेरिगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज कॉल्ड पेरिगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पेरिगी क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। ओके। और सेकंड जो यहां से है वो है आपका एपोजी। तो एपोजी क्या है, हाँ जी, लार्जेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जब लार्ज डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा एपोजी। लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस जब रहेगा अर्थ और सैटेलाइट के बीच में उसको बोला जाएगा एपोजी। तो ये सारा कहाँ से हमें मिला, ये जो आपका केपलर का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, वहां से ये सारी टर्में वहां से डिस्क्राइब हुई। ओके, तो ये था केपलर का फर्स्ट लॉ से रिगार्डिंग। अब बात करते हैं केपलर के सेकेंड लॉ की। तो केपलर का सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया। हाँ जी, लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है, ईच प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया in equal interval of time, ओके। ईच प्लैनेट स्वीप्स आउट का मतलब कवर कर रहा है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ये प्लैनेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहले अगर यहाँ पे बी पॉइंट पे था प्लैनेट, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मान लो इसको लगा कितना टाइम, 1 आवर। यहाँ से बी पॉइंट से पी पॉइंट तक आने के लिए प्लैनेट को लगा 1 आवर। ओके। अब जब ये प्लैनेट कहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, सी पॉइंट पे पहुँच गया। जब ये पी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुँचा तब जो आपका टाइम लगा वो भी कितना लगा, 1 आवर। क्लियर है बात। तो यहाँ से ये जो एरिया कवर किया, यहाँ से यहाँ तक बी से पी तक जो एरिया कवर किया,
और जो P से C तक का एरिया कवर किया वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये बोला गया है इस लॉ में, ईच प्लैनेट, प्रत्येक प्लैनेट जो है स्वीप करेगा, कवर करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब प्रत्येक प्लैनेट जो है हर एक घंटे में जितना एरिया एक प्लैनेट करेगा कवर, उतना ही दूसरा प्लैनेट जो है एरिया को कवर करेगा। क्लियर है बात? तो ये था आपका लॉ ऑफ एरिया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखनी है लॉ ऑफ और एरिया से। तो फर्स्ट है आपका पॉइंट जो यहाँ से याद रखना है कि एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? जिस वेलोसिटी के साथ प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। क्या रहती है? इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। दैट इज करके आप लिख सकते हो dA बाई dt। एरिया कितने टाइम में कवर किया इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर रहेगा। आपका एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? प्लैनेट की कांस्टेंट रहेगी। ओके, सेकंड यहाँ से जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो आपका केप्लर्स का सेकंड लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसकी वजह से, वो किस इफेक्ट की वजह से आपको वो चीज़ें मिली हैं। तो आपने याद रखना है केप्लर्स सेकंड लॉ इज द इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो याद रखेंगे केप्लर का सेकंड लॉ जो है वो किसके इफेक्ट की वजह से है? एंगुलर मोमेंटम के इफेक्ट की वजह से है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो केप्लर सेकंड लॉ इज द कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है ये। ओके, तो ये था आपका क्या? केप्लर का सेकंड लॉ। अब बात करते हैं केप्लर के थर्ड लॉ की, जो है लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या बोलता है? थर्ड लॉ है केप्लर का लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या बोलते हैं कि एक रिवॉल्यूशन लेने में किसी प्लैनेट को जो टाइम लगता है उसका जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है, जितना टाइम लगा उसके लिए, तो उसका जो स्क्वायर करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। क्या है ये? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कौन सी हुई यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको बोला गया आर। और आर क्या है? आपकी सेमी मेजर एक्सिस। अब जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। क्लियर? और साथ में क्या आ गया यहाँ पे? कांस्टेंट। और साथ में आ गया यहाँ पे कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हो टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये था लॉ ऑफ पीरियड। तो ये थे हमने केप्लर्स के 3 लॉ किए, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट एंड लॉ ऑफ पीरियड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।